अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था, तो सिंपल पेंडुलम को एक दफ़ा आज हम रिवीजन करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम में सामने जो है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ऊपर फिक्स सपोर्ट है। अगर हम उसको मूव करवाएं तो यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो इसीलिए जो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे ही हम डिस्टर्ब करके वापस रिलीज कर देते हैं तो ये अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करती रहती है, और इस तरह की वाइब्रेशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। और यहाँ पे जो फिगर लास्ट टाइम हमने नहीं बताई थी, तो उसका जो फिगर सिंपल पेंडुलम का फिगर जो बन जाएगा वो कुछ इस तरह से बन जाता है। यहाँ पे ये है हमारे पास बॉब, उसको डिस्प्लेस किया कर दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट से पॉइंट बी तक, और ये जो एरो शो करती है ये हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और एम जी इज वेट। अब अगर हम वेट को ब्रेक डाउन करें तो फिर दो कंपोनेंट बनते हैं, एम जी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर बन जाता है। यहाँ पे एम जी कॉस थीटा जो है वो टेंशन को बैलेंस आउट कर देता है, जबकि एम जी साइन थीटा जो है हमारे पास इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल पेंडुलम। इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो यहाँ पे है हमारे पास एम जी साइन थीटा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ओरिजिन, टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसी की वजह से सिंपल पेंडुलम मूव करता है वाइब्रेटरी मोशन, और इस वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं। तो ये अब आगे, इससे आगे बढ़ के हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने हैं, तो वो टर्म्स जो है हमारे पास वो यहाँ पे हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम पेंडुलम को रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम ड्यूरिंग वन कंप्लीट वाइब्रेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है पेंडुलम के लिए उसे हम सिंपली टाइम पीरियड कहते हैं, और इसका फार्मूला t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पे एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और जी जो है ग्रेविटी है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला, तो यहाँ पे एक सिंपली जस्ट फार्मूला गिवन है, और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t करें और 1/t में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल आएगा। तो यही फार्मूला वापस बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑफ द पेंडुलम, एक सेकेंड में पेंडुलम जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन ओवरटेक करता है या जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में जितने पेंडुलम वाइब्रेट करेगा उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बॉल एंड बाउल सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास जो सिंपली एक बाउल होता है उसमें हम बॉल रखें और उसको डिस्टर्ब करें तो वो भी एक वाइब्रेटरी मोशन शो कर देता है, और उस वाइब्रेटरी मोशन को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कंडीशंस हैं वो उसमें भी फुलफिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो ये जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है, अगर हम इस बॉल को सेंटर से डिस्टर्ब करें, जो हम हमारे पास ब्लू कलर का बॉल है बॉल के अंदर रखा हुआ है, इस बॉल को अगर हम डिस्टर्ब करें तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन शो करेगा। और इस वाइब्रेटरी मोशन, क्योंकि इसके अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है वो फुलफिल कर देता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिक्वायरमेंट को, इसीलिए हम इस बॉल की जो मोशन है उसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे ये बॉल वाइब्रेट करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के टू एंड फ्रो वाइब्रेशन शो करता है। इसी तरह की वाइब्रेशन अगर ये शो करेगा तो हम इसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इसका वेट, जो बॉल सेंटर में है उस वक्त इसका वेट W इज इक्वल टू mg है। जैसे ही इसको सेंटर से हम डिस्टर्ब करेंगे तो इसका वेट जो है दो कंपोनेंट में अगेन ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो इस वजह से हमारे पास जो मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही शो कर देता है। तो ये हमने ये इसमें प्रूफ करना नहीं है, जस्ट हमने इसको समझना है। तो समझने के लिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन मैंने लिखे हुए हैं। द मोशन ऑफ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे ही
when the ball is at position O means equilibrium position पे सेंटर पे हो, it is at rest because the net force acting on it is zero, क्योंकि वो रेस्ट पे हो गई, क्योंकि उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। कैसे जीरो है नेट फोर्स? तो यहाँ पे देखें इसका वेट जो है डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, दोनों अपोजिट है, और एरो का जो लेंथ है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो की जो लेंथ है वो भी बिल्कुल सेम है। इसी वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, और अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होती है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि व्हेन द बॉल इज एट पोजीशन ओ, जब पोजीशन ओ पे बॉल होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसीलिए वो रेस्ट पोजीशन पे है। Here the gravitational force is balanced by normal reaction. Gravitational force जो है downward weight जो है वो normal reaction से balance होता है। However, if we bring the ball to position A and then release it, अगर हम इस बॉल को किसी भी extreme point की तरफ लेके जाएं और उसको release करें तो the ball will start moving towards the mean position. जैसे ही बॉल को हम रिलीज करेंगे वो वापस सेंटर पॉइंट की तरफ, इक्विलिब्रियम पॉइंट ओ की तरफ वापस वो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। क्यों? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स कास्ट बाय इट्स वेट, उसकी वेट की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसकी वजह से वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। मींस इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये था कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है। सो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कंडीशन है उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, जो कि है at point O, at point O द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड। पोजीशन ओ या पॉइंट ओ में बॉल की स्पीड जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि इनर्शिया की वजह से ऊपर से वो आगे की तरफ मूव करता आएगा तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी और वहां पे आके मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए वहां पे स्पीड मैक्सिमम, किस वजह से? इनर्शिया की वजह से वो बॉल वहां पे नहीं रुकेगा बल्कि वापस दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट बी की तरफ, अपोजिट पॉइंट की तरफ जाएगा। वाइल जब ये पॉइंट पोजीशन ओ से पॉइंट बी की तरफ जाएगा गोइंग टुवर्ड्स बी, उसका जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां जैसे ही अपोजिट साइड की तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट से अवे जाएगा, तो वहां पे उसकी रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, जिसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। एट पॉइंट बी द बॉल स्टॉप, और आखिर में डिक्रीज होते होते जैसे पॉइंट बी के मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते वहां जाके बिल्कुल रुक जाएगा। एक लम्हे के लिए वो वहां पे रुक जाएगा, वापस वो दोबारा पलट के इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ दोबारा मूव करेगा। तो इसी तरह ये जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है उसमें बॉल जो होगा वो टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा और वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। अगर उस बॉल एंड बॉल दोनों के सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल जीरो कर दे तो वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता रहेगा। तो इस वाइब्रेशन को हम, क्योंकि उसके अंदर स्टोरिंग फोर्स है और वो बार बार वाइब्रेट भी कर रहा है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में, उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, तो इसीलिए दो कंडीशन हो गए। और सेकंड कंडीशन, जैसे जैसे ये बॉल इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर की तरफ जाएगा उसके अंदर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता जाएगा और वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पर की तरफ जब भी जाएगा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ, चाहे ए करें या बी करें, तो उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम एक्सट्रीम की तरफ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाएंगे सेंटर से, तो वहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जाएगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारे पास तीसरा कंडीशन था कि इक्विलिब्रियम उसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इसीलिए हम मोशन ऑफ बॉल इन अ बॉल को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। दस द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉल अबाउट अ मीन पोजीशन इन अ बॉल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसीलिए बॉल का जो मोशन है, बॉल के अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो नेसेसरी कंडीशंस यहाँ पे जो मैंने 6 बताए हुए हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। द बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूटिंग कर रही है तो उसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। और सेकंड पॉइंट हमारे पास, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाए या बी की तरफ जाएगा, हमेशा एक्सेलरेशन को जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। तीसरा कंडीशन है द सिस्टम मस्ट पोजेस रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जरूरी है कि उस सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, अगर ये है तो उसे भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। चौथा पॉइंट,
सिस्टम के अंदर